Hello, my dear friends, and you are warm welcome onto my YouTube platform. Let's learn CSIR UGC नेट मैथमेटिक्स साथियों। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 2019 जून सेशन का कुछ क्वेश्चंस किया था रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का साथियों मुझे लगता है कि लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। दोस्तों, हमेशा पार्ट बी और पार्ट सी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते रहे हैं। साथियों, मेरी कोशिश है कि पहले इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लिया जाए, उसके बाद साथियों हम लोग क्वेश्चन को स्विच करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक इस चीज़ को मेमोराइज करके रख पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज बिना बिल्कुल ही टाइम गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो जैसा लगे आप डेफिनेटली बताना और मेरी फुल कोशिश रहेगी कि आपको एक एक टर्म साथियों बहुत अच्छे से समझ में आए। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश वेरी न्यू चैप्टर ऑफ लीनियर अलजेब्रा दैट्स नेम इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। साथियों, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लाइक a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। साथियों, ए क्या होता है? ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो एलएचएस में रहता है साथियों। a1 जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है a1 b1 a2 b2, तो ये साथियों इसका जो मैट्रिक्स बनेगा दैट्स नेम इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं साथियों? कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एंड x एंड y दिस इज द कैपिटल एक्स हमने लिया है, इसको साथियों हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलेंगे। जो हमारे पास क्या है, एक्चुअली यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है साथियों और यही हमारा सॉल्यूशन सेट प्रोवाइड करेगा। सो एक्स कोमा वाई साथियों ये जो लिखा गया है ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। और साथियों ये जो हमारा बी है, बी जो राइट हैंड साइड का जो कलेक्शन ऑफ द ये जो एंट्रीज है इसको हम लोग कॉलम वेक्टर बनाएंगे साथियों। कॉलम वेक्टर का मतलब क्या है? वी मस्ट हैव एग्जैक्टली वन कॉलम्स एंड इट कैन हैव मोर देन 2 और कम से कम तो 2 या 2 से ज़्यादा साथियों हमारे पास रोज रहे तो कॉलम वेक्टर होते हैं। तो ये कॉलम वेक्टर है। ज़्यादा आपको बोधरेशन होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा चीज़ मेंशन कर देता हूँ। एंड साथियों मुझे उम्मीद है यू आर वेरी मच फैमिलियर विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड हाउ डज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लुक लाइक। साथियों, इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स m क्रॉस n x n क्रॉस 1, so matrix multiplication is possible in such a situation when a first matrix has number of columns and second matrix has number of rows are similar, then matrix multiplication is possible. So there is no doubt about both are similar, so matrix multiplication is possible. Moreover, the matrix multiplication, the final matrix multiplication gives the matrix having the order m cross 1. Is it okay? I think there need not any botheration साथियों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। साथियों यहाँ पे मैंने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बातें करी, 3 क्रॉस 3 पे भी जाएगा, 4 क्रॉस 4 पे भी जाएगा। इस टाइप से आप लोग वर्क कर सकते हैं। तो एटलीस्ट साथियों 2 ऑर्डर पे हमने काम करा, 2 वेरिएबल पे हमने काम करा, ठीक है। नाउ साथियों ये जो हमारा सिस्टम है ए एक्स इक्वल्स टू बी जो लिखा रहेगा तो सारा चीज़ डिपेंड करेगा बी पे कि बी की एंट्रीज क्या है। तो साथियों फर्स्ट जरूर याद रखें, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ दिस कॉलम मैट्रिक्स दिस इज 0 देन दिस इज नोन एज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाएगा साथियों? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एंड एटलीस्ट वन एंट्रीज इन बी इज नॉन जीरो देन दिस सिस्टम इज नोन एज नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कौन सा सिस्टम कहलाएगा साथियों? ए एक्स इक्वल्स टू बी। हेयर बी मस्ट बी नॉन जीरो, डज मीन्स व्हाट? एटलीस्ट वन एंट्री इन बी मस्ट बी नॉन जीरो। एंड होमोजीनियस डज मीन्स व्हाट? बी इज एंटायरली जीरो, सो दिस मस्ट लुक लाइक ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज वेरी easy one and no need to worry here. So my dear friends, let me check once again, is this okay or not? I think all thing is okay, and now we can switch and we can extend these equation to our the very we can extend up to the CSIR UGC NET GATE moreover IIT-JEM लेवल। साथियों मुझे उम्मीद है कि बेहतर कर पाने में आप सक्षम होंगे और बहुत अच्छे से हो पाएगा। नाउ
साथियों यहाँ से कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको करने के बाद बहुत ही ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। साथियों इसमें IIT JEE लिखा है, उनके लिए तो साथियों ये बहुत आप कह सकते हैं बिल्कुल बिगनिंग का टाइम होता है, बिगनिंग होता है इसका। बट साथियों हमारे लेवल पे काफ़ी फ्लुएंसी आने वाली है इस चीज़ में, तो आराम से समझते जाते हैं। तो साथियों होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर साथियों AX इक्वल्स टू 0 है तो ये होमोजीनियस कहलाएगा। और क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल है एंड व्हाट इज़ द मेन आर मोटो, हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड। साथियों सारा चीज़ यहाँ पे डिपेंड करेगा कि हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशन बी पॉसिबल। डज मीन्स व्हाट, कि x के अंदर कार्डिनलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना पॉसिबल होगा। साथियों नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना पॉसिबल होगा, हमारा यही मकसद है, चाहे होमोजीनियस हो साथियों या नॉन होमोजीनियस हो। हमारा मकसद है कि सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि साथियों 10th 11th या 12th लेवल पे या IIT JEE पे लेवल पे हम लोग एक चीज़ की बातें करते हैं, वहाँ पे फील्ड हमारा रियल होता है, इसलिए वहाँ पे 2-3 केस की बातें करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन साथियों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या थर्ड वन इज नो सॉल्यूशंस। So we are just dealing with the unique solution, infinitely many solution or no solutions when we have a field of real number. But साथियों कि this is only for the IIT JEE or up to IIT JAM level. But when we are extending the level up to the CSIR net, then the question can be asked in a different manner, different types. या आप आता ही रहा है, इसका ट्रेंड आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे साथियों आप लोग देखेंगे कि हमारा फील्ड कैन बी फाइनाइट फील्ड ZP, यू ऑल आर फेमिलियर विद दिस वन। इट कैन बी रियल, इट कैन बी रैशनल्स, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। साथियों इस टाइप से आप लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा फील्ड यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है। साथियों आपको पता है कि Zn इज ऑलवेज फील्ड इफ एंड ओनली इफ एन मस्ट बी अ प्राइम, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। सो साथियों Z2, Z3, Z5, Z7 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो। साथियों सो दीज आर द फील्ड, है ना। जब भी हम लोग साथियों, और ये क्यों लिखा जा रहा है, अब गौर से यहाँ पे बातें करें साथियों, दीज ऑल आर द इनफाइनाइट फील्ड। व्हाट इज हियर, सो वी हैव इनफाइनाइट फील्ड, है ना। ये साथियों ये सब इनफाइनाइट फील्ड है, लेकिन जब यहाँ से आप लोग इसकी बातें करेंगे तो दिस इज द फाइनाइट फील्ड। क्या है साथियों, फाइनाइट फील्ड है। सो द कार्डिनलिटी और नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द बेस फील्ड। तो साथियों हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बेस फील्ड है उसकी जो कार्डिनलिटी है वो सॉल्यूशन सेट के कार्डिनलिटी को डिफाइन करने में, देने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं साथियों थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम लोग जो आगे स्विच करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। साथियों तो थोड़ी बहुत मैं बातें बता देता हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। इफ़ वी हैव you all are familiar with every matrix corresponds to a linear transformation and every corresponding to every matrix we have always a linear transformation, ठीक है ना। तो आप ये कंफर्म है कि एवरी मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्ड हम लोग LT तैयार करते हैं, है ना। इफ वी हैव अ n क्रॉस m क्रॉस n मैट्रिक्स देन वी मस्ट हैव अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग फ्रॉम xn टू xm, है ना। साथियों ये आपको पता है कि ये इस तरह से वर्क करता है। नाउ आपको ये बातें बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है जब हम लोग CSIR नेट लेवल पे स्विच करेंगे साथियों। ये कोई वेक्टर स्पेस होगा अपने बेस फील्ड के ऊपर, और यहाँ साथियों यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे भी एक वेक्टर स्पेस होगा वो अपने बेस फील्ड के ऊपर। अब इसका डायमेंशन क्या है ना, कुछ भी हो सकता है इस टाइप से। चूंकि अगर ऐसा मैट्रिक्स लेंगे तो इस टाइप से साथियों उल्टा इस ऑर्डर में गोइंग टू दिस नंबर ऑफ सब स्पेस, इसका जो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस ये रहेगा साथियों, और डायमेंशन ऑफ सब स्पेस n to m तक जाएगा। मैं ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाना चाहता हूँ साथियों। मेरी कोशिश रहेगी कि इसका जो सेकेंड लेक्चर बनाऊंगा उसमें रियली में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे टर्म्स डले रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेगा। एक मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ
जहाँ से आप लोगों को एक ब्रीफली आइडिया मिल जाए साथियों। साथियों यहाँ पे अगर बी है, कोई बी हमारा साथियों नॉन जीरो है, या आप कह लें कि यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्ड क्या मिलेगा साथियों, टी इनवर्स बी मिलेगा। इज दिस ओके? आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। साथियों जो टी इनवर्स जो हमारा आया, इस पे बहुत सारी बातें डिपेंड करेगा कि साथियों ये कैसा है। अगर साथियों ये फाई है तो इसकी जो कार्डिनलिटी निकालेंगे वो हमारा जीरो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इसके टर्म में साथियों सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। ये बातें समझ में आ गई। इसका मतलब है कि साथियों टी इनवर्स बी जो है वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट। ये किसके लिए था साथियों? फाई के लिए। तो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है ना। और ये कहाँ का मेंबर है ये भी आप देख रहे हैं कि ये डोमेन सेट का मेंबर है। और ये जो साथियों ये देगा हमारा वो क्या देगा? कर्नल, है ना। तो कर्नल के पास क्या क्या हमारे पास है ना चॉइसेस रहेंगे, नंबरिंग कितना रहेगा वही हमारा नलिटी कहलाएगा। तो साथियों अगर मैं सिंपल सी बातें बोलूँ तो x बिलोंग्स टू, अगर लाइक हम लोग ये कह लें या कोई फील्ड ले लें ऐसा करके साथियों, सच दैट टी एक्स या ए एक्स इक्वल्स टू जीरो, आपको पता है टी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। सो कैन आई राइट, ठीक है। यहाँ तो हमने b लिया है तो साथियों आप लिख सकते हैं b। सो टी एक्स इक्वल्स टू b, है ना। सो आपको पता है x बिकम्स टी इनवर्स v, है ना। तो वी आर सर्चिंग एक्चुअली कि ये कितने x पॉसिबल है, ये साथियों कितना x पॉसिबल है कि नहीं। यही हमारा टी इनवर्स b है ना, टी इनवर्स b है, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या देगा साथियों, ये हमको प्रोवाइड करेगा जब हम लोग साथियों सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी के बारे में लर्न करेंगे। एक्स क्या है? सॉल्यूशन सेट साथियों, इसके कार्डिनलिटी के बारे में लर्न करेंगे तो यही क्या देगा कि साथियों जो बेस फील्ड होगा उसके ऊपर हम लोगों को क्या चढ़ाना है? नलिटी। बोलेगा सर ये कहाँ से आया? तो यही मैं कह रहा हूँ साथियों, इसका जब सेकेंड पार्ट स्विच करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक्स में लेके चलूँगा, थोड़ा अलग तरीका था मेरा बताने का यहाँ पे कि मैं कुछ और चीज़ स्विच करता। साथियों अगर मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है इस टाइप से, है ना, तो आपको पता है इसका जो हम लोग क्या निकालते हैं तो ये हमारा बन जाता है ना, इस टाइप से। तो साथियों इतना मैं डेप्थ में नहीं लेके जा रहा हूँ, जब उस पर हम लोग स्विच करेंगे तो डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी बहुत अच्छे तरीके से समझाऊँ। देखिए मेरा मकसद अभी ये है कि पहले बेस तैयार किया जाए, है ना, बेस आपका अच्छा बने। साथियों ये x इक्वल्स टू जीरो है, वो जब भी बताएंगे साथियों डिफरेंट फील्ड में, और देखेंगे टी के पास क्या क्या कंडीशन है, 1 1 1 2 बाइजेक्शन में क्या क्या कंडीशन हो सकता है, वहाँ पे कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, रियल है तो कितना एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट फील्ड है तो कितना एग्जिस्ट करेगा। साथियों उस सब के साथ आएंगे हम लोग 1 1 1 2 सारे कंडीशन के साथ। पहले साथियों हमारा मकसद है कि हमारा बेस अच्छा बने। साथियों ए एक्स इक्वल्स टू जीरो अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है सो इट कैन हैव टू चॉइसेज। साथियों ए का डिटर्मिनेंट या तो नॉन जीरो हो सकता है या जीरो हो सकता है। सो पहले हम लोग बात करते हैं नॉन जीरो। साथियों अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है तो आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट साथियों नॉन जीरो हो जाएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा साथियों? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। और साथियों अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको पता है कि साथियों इसके टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स इक्वल्स टू जीरो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू नॉन जीरो डज मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स से हम लोग पोस्ट प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं साथियों। सो दिस बिकम्स एक्स इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि सॉल्यूशन सेट जितना भी आएगा साथियों ये टोटल क्या बनेगा, लाइक यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की बात करेंगे मैट्रिक्स में तो 2 वेरिएबल होगा। तो साथियों जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो सब क्या देगा? जीरो सॉल्यूशन, जिसका एक दूसरा नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन। चलिए इसी चीज़ को मैंने एक एक चीज़ करके आपको समझाने की कोशिश करा है। साथियों यहाँ पे क्या मिला? हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये 2 क्रॉस 2 का रहेगा तो एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स रहेगा साथियों तो है ना x1 डॉट 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 xn तक जाएगा और सभी की एंट्री जीरो हो जाएगी। इसी को बोलते हैं या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशंस बोलते हैं कि सारे के सारे वेरिएबल्स शुड बी जीरो। इज दिस ओके? मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी। और साथियों चूंकि एक ही सॉल्यूशन है जिसका नाम है जीरो सॉल्यूशन, है ना, फिक्स है कि जीरो सॉल्यूशन के बियॉन्ड कुछ भी नहीं मिल सकता, इसलिए इसको बोला गया यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे हमको बिल्कुल एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिल रहा है जिसका नाम है जीरो सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ी सी और भी बातें कर लेते हैं साथियों। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है
तो आपको पता है डिटर्मिनेंट अगर ए नॉन जीरो हो जाए तो इसका जो रैंक होता है साथियों एग्जैक्टली इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। यही लिखा हुआ है कि रैंक ऑफ ए जो हमारा बनेगा ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा, है ना। अगर सपोज साथियों यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है तो इसका नलिटी का मतलब क्या हुआ, इसको जरा समझें। इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन, इसका मतलब है कि उसमें नलिटी कुछ भी नहीं रहेगा, जीरो रहेगा साथियों। सपोज वी हैव अगर हम लोग बातें करें साथियों, बिल्कुल इजी वाला बात कर लेते हैं। ये क्या है, I3 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 साथियों। इसका जब आप लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट तो 1 आएगा, 1 1 1, है ना, नॉन जीरो है। तो आपको पता है कि इसका जो रैंक है वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो रोज, तो 1 2 3 आ गया। और भी कुछ आप लोग सोच सकते हैं साथियों, इसमें आइगन वैल्यूज 1 1 1 आ रहा है और तीनों आइगन वैल्यू नॉन जीरो है। सो रैंक जो होता है एग्जैक्टली नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, सो 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज 2 3, सो दिस इज। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको रियली में ही समझ पाने में सक्षम होंगे कि रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स डिसाइड्स द नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। सो वी हैव एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, सो रैंक मस्ट बी 3। इज दिस ओके? तो यही साथियों n क्रॉस n का होता और उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो ये गारंटी देता कि इसका रैंक एग्जैक्टली n होता साथियों, ठीक है। अब देखिए रैंक इसका n हो जाएगा, 3 हो गया साथियों 3 क्रॉस 3 के केस में। तो आपको रैंक नलिटी थ्योरम पता है कि रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ डोमेन स्पेस, है ना। ये 3 क्रॉस 3 का था तो साथियों इसका डायमेंशन 3 क्रॉस 3 है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा साथियों, R3 टू R3 जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या है डोमेन का, 3 है, ठीक है, जिसको कॉलम स्पेस भी बोलते हैं। डायमेंशन ऑफ डोमेन का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस या डायमेंशन ऑफ डोमेन। तो साथियों हमारे पास रैंक 3 है तो नलिटी, ये इसका डायमेंशन ये है साथियों, तो नलिटी 0 आ गया। अच्छा नलिटी क्या देता है ना, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप समझ लें। अगर साथियों आप लोग रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसमें आप चेक करें कि कितना नॉन जीरो LI रोज है। तो जितना नॉन जीरो LI रोज है वो रैंक देता है, और जितना साथियों एग्जैक्टली जीरोज रो रहेगा, है ना, कंप्लीट जीरो, वो उसका नलिटी देता है। तो इसमें साथियों अगर 2 हमारे पास रैंक 2 है, नंबर ऑफ नॉन जीरो LI रोज 2 है, तो इसमें नलिटी 1 होगा, ठीक है। और इस दोनों को सम करके हमको डायमेंशन पुराना होता है। तो ये ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हुई, ठीक है ना। और थोड़ा और भी अच्छे से समझने का मन है तो मैं एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ 1 1 1 1, थोड़ा यहाँ से आप लोग क्लियर कर लें। ये क्या है साथियों, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। इसका रोसम 4 रोसम 4 साथियों, तो एक आइगन वैल्यूज तो 4 मिलेगा, है ना। और ये इस पे डिपेंड, सो क्या है, जब आप इसको साथियों रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो LI रोज बना, तो रैंक तो 1 आया गया, लेकिन देखिए 3 ऐसा हमारे पास रोज मिला जो 0 है, मतलब नलिटी देता है। तो रैंक 1 है तो साथियों नलिटी कितना है, 3। फिर दोनों को सम करके हमको कितना पुराना होता है, डायमेंशन ऑफ डोमेन। समझ आ रहा है? तो ये ज़्यादा कुछ आपको ऐसा नहीं था कि बॉदर करता। चलिए साथियों कुछ हम लोग आगे बढ़ गए और ये 7 चीज़ें मैंने समझा दिया कि रैंक अगर ऑर्डर के इक्वल होता है तो नलिटी हमेशा 0 बनेगा, मतलब देयर इज नो नल स्पेस। ये हमने बता दिया साथियों। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आया कि साथियों अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए कॉरेस्पॉन्ड टू टी, यानी टी इन्वर्स एग्जिस्ट करा, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा जैसे ए इन्वर्टिबल हुआ तो इन्वर्टिबल जो ही आया तो साथियों ए के कॉरेस्पॉन्ड जो हमारा टी है, जो टी एक्स इक्वल टू एक्स लर्न करते हैं साथियों, इसको जरूर याद रखिए कि टी 1 1 भी होगा, यहाँ पे टी 1 2 भी होगा, टी 1 1 1 2 बोथ होगा। साथियों यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है इसकी जो डेप्थ टच है साथियों, ये मेरी कोशिश रहेगी सेकेंड लेक्चर में इस बेस पे जितने जो क्वेश्चन बनते हैं CSIR UGC नेट के कि व्हाट हैपेंस एंड व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्पेस व्हेन टी इज 1 1 on 2 1 1 on 2 फॉर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। साथियों तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सटेंड कर पाऊँ और अच्छे से साथियों आपको क्लियर कर पाऊँ इस चीज़ को। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा था साथियों होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लेकिन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमने अभी बस एक ही चीज़ लर्न करा है कि डिटर्मिनेंट हमारा क्या होना चाहिए साथियों, अगर नॉन जीरो है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। साथियों अब सेकेंड चीज़ को हम लोग
एक्सीड करते हैं कि सपोज साथियों कोई होमोजीनियस ही सिस्टम दिया हुआ है इस टाइप से और डी नॉन जीरो है, तो आपने देख लिया साथियों कि ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहा है, जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है, जिसको हमने यूनिक सॉल्यूशंस बोल दिया। ये सब चीज़ तो हो गया है ना। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो लिखा हुआ है। और साथियों यहाँ पे मान लिया जाए कि डिटर्मिनेंट जीरो होता है, वही डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही लिखा हुआ है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को चाहें तो आप लोग ऐसे लिख लें, तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये कहाँ से ले आया। ठीक है, तो इसमें जरूर याद रखिएगा साथियों, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता है, जीरो का मतलब है कि मैट्रिक्स का जो रैंक है साथियों उस ऑर्डर के इक्वल नहीं है। ऑर्डर के इक्वल नहीं है इसका मतलब उससे लेस होगा, इससे लेस होगा इसका मतलब ये भी हुआ कि नॉन जीरो जो एलाइज रोज हैं वो एग्जैक्टली एन नहीं रहा होगा, ऑर्डर के इक्वल नहीं रहा होगा। मतलब उसके पास साथियों लीनियरली डिपेंडेंट रोज बनेंगे ही। ठीक है, मतलब नलिटी जो आएगा यहाँ पे नॉन जीरो आएगा। ठीक है ना, तो यही बोला है साथियों, नलिटी नॉन जीरो आएगा चूंकि जो हमारा सॉल्यूशन स्पेस कहाँ से आ रहा है, तो सेट ऑफ रियल। ये साथियों हम लोग रियल पे अभी वर्क कर रहे हैं, इनफाइनाइट फील्ड पे। तो साथियों जब एक्स रियल का मेंबर होगा और रियल के पास इनफाइनाइटली मेनी कार्डिनलिटी होल्ड करता है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन स्पेस भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन स्पेस को होल्ड करेगा। तो यही मैंने लिखा है कि व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो, तो इस केस में आप याद रखें साथियों कि रैंक ऑफ ए जो है कभी भी ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स से हमेशा ही लेस होगा, इक्वल नहीं हो सकता। ये बात भी याद रखा जाए। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन एक्स वाई जेड जो भी साथियों वेरिएबल रहेगा वो मस्ट बी नॉन जीरो, क्योंकि सारे के सारे जीरो हो जाएगा तो यूनिक मिल जाएगा, तो फर्स्ट केस बन जाएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। तो एटलीस्ट वन एंट्री एक्स आइज मस्ट बी नॉन जीरो, एक भी नॉन जीरो है, उसकी एंट्री कहाँ से आ रही है साथियों, रियल से आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मैं इसको समझा देता हूँ, नॉन ट्रिवियल। मान लिया जाए साथियों अगर आप 3x3 की मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा, इसमें एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन जीरो। मान लिया जाए दो आपका जीरो आ रहा है लेकिन एक तो कम से कम नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आएगा तो ये एंट्री कहाँ से आएगा, आर। आर के पास कितने चॉइसेज हैं, इनफाइनाइटली मेनी, है ना। अगर अपने लेवल की बातें करें तो इसकी जो काउंटेबिलिटी है साथियों अनकाउंटेबल है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास जेड में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट्स बनेगा, इसकी जो कार्डिनलिटी बनेगी साथियों, ये भी अनकाउंटेबली मेनी कह लें या इनफाइनाइटली मेनी कह दें। इसलिए बोला जाता है साथियों कि इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा उसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी। ब्रीफली मैं बात करता हूं साथियों यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता है होमोजीनियस में तो हमेशा याद रखा जाए यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। और साथियों डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब एटलीस्ट वन एक्साइज या वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और चूंकि नॉन जीरो की एंट्री रियल से आ रही है, इनफाइनाइट फील्ड से आ रही है साथियों, इसको ऐसे बोले इनफाइनाइट फील्ड से आ रही है, इसलिए जो सॉल्यूशन सेट का जो साथियों कार्डिनलिटी होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट मस्ट बी इनफाइनाइट। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बातें मैं समझा पाने में आपको सक्षम हुआ हूँ। मेरा कहना है कि एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन जीरो इन डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है, इस केस में साथियों तो नॉन जीरो की एंट्री कहाँ से आ रही है, रियल से, इनफाइनाइट फील्ड से आ रही है। तो इनफाइनाइट फील्ड के पास जितना चॉइस होगा उतना चॉइस इसके पास भी रह जाएगा। ठीक है, सो इस पे हमने दोनों केस देख लिया। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसका नाम है साथियों नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लर्न करते हैं साथियों। ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे मैंने रैंक मेथड यूज किया है। दो बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन वी आर गेटिंग ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट। सेकेंड केस हमने लर्न करा, इफ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन वी आर गेटिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, डज मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डज मीन्स नॉन जीरो सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? एंड वाई वी आर वर्किंग ऑन द नॉन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिकॉज यहाँ जो हमको दिया है वो बेस फील्ड जो है साथियों वो हमारा इनफाइनाइट है। इट कैन बी रियल, सेट ऑफ रेशनल्स साथियों, रियल्स, ये सब हमारा फील्ड है यहाँ पे। ये याद रखा जाए, यहाँ पे फाइनाइट फील्ड की बातें बिल्कुल नहीं चल रही है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रहे। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। साथियों अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब कहलाएगा, जब बी मस्ट बी नॉन जीरो। बी मस्ट बी नॉन जीरो डज मीन्स व्हाट, ये हमारा कॉलम वेक्टर है राइट हैंड साइड का साथियों, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये क्या है, सेट ऑफ वेरिएबल्स है।
So B is non-zero does means what? At least one entry in B, in column vector B situated on the right hand side must be non-zero. Are you getting my points? At least one entry in B must be non-zero. Only then we can say B is a non-zero matrix, non-zero column vector या column matrix. Is this okay? अगर ऐसा है तो ये नॉन होमोजीनियस कहलाएगा. And what should be the behavior or structure of the given matrix and how does look like the solution set? एंड काउंटेबिलिटी के बारे में हम लोग कैसे लर्न करेंगे. चलिए, सो फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इजी वन साथियों. चाहे तो आप लोग रैंक मेथड भी यूज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं साथियों, एडजॉइंट मेथड भी यूज कर सकते हैं, या फिर क्रैमर रूल्स भी अप्लाई कर सकते हैं. तो आपके पास वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, है ना, विच सूट्स यू एंड विच डज फेवर्स यू द मोस्ट यू कैन यूज, है ना. इसमें साथियों मैट्रिक्स मेथड भी चलता है, रैंक मेथड भी चलता है, ठीक है, एडजॉइंट मेथड भी चलता है, और तो और बहुत इंपॉर्टेंट वन है जो IIT JEE JAM के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट और CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. दैट्स नेम इज क्रैमर्स रूल. चलिए पहले हम लोग क्लियर करते हैं कि व्हाट डज द थ्योरम सेज एंड हाउ डज द थ्योरम वर्क्स. ओके, सो साथियों फर्स्ट वन देखिए कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता, वैसा ही एज इट इज चलें आप लोग साथियों. अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता है तो सेम टू सेम चलेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है. अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि साथ ही सर इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा. वहाँ पे तो इजी से आप लोग बोल पाते थे कि सर वहाँ पे तो दिखता था कि ये इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते तो राइट हैंड साइड में जीरो बन जाता था, इसलिए वहाँ पे क्या है, एंटायर एंट्री साथियों हमारा एक्स का जीरो बन जाता है. लेकिन यहाँ पे तो ये बातें नहीं होगी. यहाँ पे साथियों मान लिया जाए एक्स इक्वल्स टू बी है, ax इक्वल्स टू बी, दैट इज द नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. साथियों आपने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, डज मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. सो वी कैन प्री मल्टीप्लाई द ए इनवर्स ऑन बोथ साइड. सो कैन आई राइट लाइक दिस वन. So we can operate like this one, and A inverse A gives the identity matrix, so it gives this. So can I write x equals to A inverse B. तो साथियों ये जो हमारा बना है इट गिव्स द सॉल्यूशन सेट. सो A इनवर्स B है साथियों, तो ये डिसाइड करेगा कि हमारा क्या हमारा सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर होने वाला है. इज इट नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल होगा या नहीं होगा. आराम से साथियों जब भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन रहे बिल्कुल ठंडे दिमाग से काम करना है. साथियों इस लेक्चर के लास्ट में साथियों एक मेरी कोशिश रहेगी, ऐसा धमाकेदार रिजल्ट्स दूंगा साथियों, ऐसा रामबाण आपको एक प्रॉपर्टीज मिलेगा जो साथियों पूरे भी इस फंक्शन को रिड्यूस करके रो एक्लन पे तो लेके ही जाएगा. आपको सारा चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्यों एग्जिस्ट करेगा. ठीक है साथियों. सो आई थिंक आई कैन गिव यू द your each and every answer questions answer in the last of this lecture. डेफिनेटली साथियों मैं प्रोवाइड करूंगा और अच्छे से प्रोवाइड करूंगा, बस आप समझते जाएं. ठीक है. इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन वी कैन गेट द यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन तो यहाँ पे मिलेगा साथियों, और सॉल्यूशन कैसा रहेगा वो भी आपको पता है, ये ए इनवर्स बी मिलेगा. बट नाउ इट इज ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, इट डज नॉट डिसाइड्स. इसके लिए हम लोग थोड़ा सा साथियों थोड़ा वेट करें, मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ. एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं साथियों. यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हम लोग एक चीज़ तैयार करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से याद रखना साथियों, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी जो हम लोग ग्रेजुएशन में काफ़ी लर्न करते हैं. तो यहाँ से क्या है, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी. तो साथियों यहाँ से एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है. साथियों यहाँ पे आपको चेक करना है कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी और ए के बीच में क्या रिलेशन है. इसको देखें. इफ रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी बराबर है साथियों रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के, और ये एन है. एन मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ ए. अगर साथियों इसके इक्वल है तो हमेशा याद रखा जाए इस केस में साथियों, ठीक है, ये दोनों सेम केस लिखा गया है, ये जिसको जरूर याद रखा जाए. ठीक है, ये रैंक मेथड से गया है, ये डिटर्मिनेंट के मेथड से. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमेशा रैंक एन है ना, ऑर्डर एन, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स मस्ट बी एन, तो ये रह जाएगा. तो यही मैंने ऑपरेट करा है. रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन होगा, ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल. तो साथियों ये सारा केस होल्ड करेगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना. और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल की बातें यहाँ पे नहीं करेंगे, सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा ऐसा है, इसके बारे में एक क्लैरिटी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, पहले आप समझ लें. सेकेंड है साथियों रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम रैंक ऑफ ए
तो साथियों हमेशा याद रखें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी रैंक ऑफ ए के इक्वल हो, लेकिन साथियों एन से छोटा हो, एन के इक्वल ना हो, मतलब एन नहीं है। बातें सीधी सीधी बोली जा रही है, डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 है, लेकिन साथियों दोनों केस में डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि साथियों यहाँ पे तो नॉन जीरो आता है, लेकिन इस दोनों केस में डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है। तो डिटर्मिनेंट के मेथड से जाएंगे तो आपको एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, एडजॉइंट ऑफ बी की। तो मैं चाहता हूँ साथियों उससे भी थोड़ा इजी बनेगी। दो मेथड याद रखें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कहने के लिए। रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रैंक ऑफ ए, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स हेयर नो रियल सॉल्यूशन। और साथियों रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आर, बट आर इज स्ट्रिक्टली लेस देन एन। If it does, then the system must have infinitely many solution. मुझे उम्मीद है यहाँ तक साथियों आपको ज़्यादा बोधर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ साथियों वो उसको आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही तरीके से साथियों इसको पढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाला है साथियों। देखिए साथियों यहाँ से जो मैं बातें कर रहा हूँ यहाँ से आप लोगों को याद रखना है, और ये है साथियों क्रेमर रूल। एक्चुअली क्रेमर रूल्स रियली में आपको एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर दिखता है। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट दिखना स्टार्ट होता है। तो यहाँ से बातें करते हैं साथियों, ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। आपने ऑलरेडी देख लिया कि साथियों जब भी हमारा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है तो डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन सारा चीज, और डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज गारंटीड इन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो देयर इज नो डाउट अबाउट, एंड ऑल क्वेरीज आर वर्कड and all queries questions may be asked on the non-homogeneous system of equation. That's why non-homogeneous system plays a very important role in higher mathematics. Is it okay साथियों? Now we are playing, now we can briefly introduce this thing, और साथियों बहुत अच्छे से होने वाला है। साथियों डी नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है साथियों। तो ये जो लिखा गया है ये है क्या साथियों? तो थोड़ा सा मैं आपको पता है साथियों, अगर इस टाइप का कोई हमारा सिस्टम है लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, यहाँ पे कोई भी एंट्री नॉन जीरो रहता है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम। D1 कैसे निकालते हैं? तो साथियों यहाँ का जो एंट्री होता है फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं। D2 कैसे निकालते हैं, है ना, राइट हैंड साइड का जो एलिमेंट होता है कॉलम वेक्टर, उसको कॉलम वेक्टर B को रिप्लेस करेगा। D3 आएगा साथियों, ये जो हमारा क्या आएगा, ये जो एंट्री है राइट हैंड साइड का साथियों ये कॉलम 3 को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। तो इसको जरूर याद रखें, ठीक है ना। और यहाँ से साथियों यहाँ देखें, यहाँ पे वही मैंने लिखा है कि आप D निकालेंगे, D1 D2 D3 निकालें। D क्या देता है? द कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट साथियों। D1 D2 D3 आप लोग ऑलरेडी निकालना जानते हैं साथियों। अगर D नॉन जीरो है और एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? D तो नॉन जीरो है, लेकिन साथियों ये किसके लिए हमें बोल रहा हूं? D नॉन जीरो है तो आप डायरेक्ट बोल देंगे सर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, बट नाउ क्वेश्चन इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिक सॉल्यूशन इज व्हाट, इज इट ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल? तो इस चीज को हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं। सो इफ D इज नॉन जीरो साथियों, एटलीस्ट वन ऑफ DI इज नॉन जीरो, देन कीप दिस थिंग इन माइंड। यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा साथियों, लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा साथियों? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। और साथियों D1 D2 D3 अगर हमारे पास 0 है तो यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है। और क्यों ऐसा मिलता है साथियों, इसको थोड़ा हम लोग अच्छे से लर्न कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपको पता है साथियों x इक्वल्स टू D1/D होता है ना। y क्या होता है साथियों? D2/D होता है। z क्या होता है साथियों? D3/D होता है, ठीक है ना। और ये मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं एक बार बता देता हूँ, लेकिन ये लग रहा है कि मैं टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ साथियों। फिर भी आप लोग बोलेंगे सर समझ ही नहीं आया, तो फिर बताने का क्या फ़ायदा है सर? तो आप वही गाना गुनगुनाएंगे, ठीक। तो साथियों ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स D क्या देता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, A1 B1 C1, A1 B1। मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ साथियों, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, क्या आपको ज़्यादा समझने में इजी होगा। D किससे बनेगा? C1 C2 C3 कॉलम से, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया। और साथियों D1 जो बनेगा ये फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देगा D1, तो D1 यहाँ पे आएगा साथियों, और C2 कॉलम और C3 का जो भी एंट्री है सब ऐसे लिखा जाएगा। वहाँ उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या करना साथियों? डिटर्मिनेंट निकालना है। D2 क्या होता है? सेकेंड प्लेस जो आएगा साथियों, C1 तो रहेगा ही, C2 को रिप्लेस करेगा ये वाला,
है ना। तो साथ में ये जो हमारा आया डी, इसको डी बोल दीजिए, इसको कैपिटल डी या डी बोल दीजिए, साथ में ये डी रिप्लेस करेगा, ठीक है ना। तो ये डी में लिख देता हूँ, तो सेकेंड प्लेस पे आएगा डी। देखिए D1 का मतलब है ना, फर्स्ट प्लेस पे ये जो राइट हैंड साइड वाला हमारा जो कॉलम वेक्टर है वो डी आ जाएगा, और C2 C3 वैसे ही रहेगा। D2 आएगा साथियों, तो क्या करेगा, सेकेंड प्लेस पे डी आ जाएगा, और पहला और थर्ड कॉलम वेक्टर वही रहेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। D3 साथियों फर्स्ट सेकेंड तो रहेगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और डी क्या है, डी तो ऑलरेडी कॉलम है ना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये वाला चीज, ठीक है। ये क्या चीज़ है, वाजी में एक चीज़ समझ लें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। D1 को रिप्लेस करेगा डी, राइट हैंड साइड वाला, यानी D1 D2 D3 साथियों, और सेकेंड जो है B1 B2 B3 एज इट इज रह जाएगा, C1 C2 C3 एज इट इज है ना। फिर D2 कीजिएगा तो डी वाला जो है सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा, है ना, मतलब इसके जगह पे आ जाएगा, पहले जगह पे आएगा। D3 पे साथियों ये थर्ड पे आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये निकालने के बाद साथियों हम लोग x इक्वल्स d1/d, y इक्वल्स d2/d और z इक्वल्स d3/d करते हैं, तो ये लिखा हुआ है। अब साथियों यहाँ से समझें आप लोग कि d हमारा नॉन जीरो आ जाए, और कहता है एटलीस्ट वन d1 d2 d3 अगर नॉन जीरो आ जाए, कम से कम एक साथियों, है ना। मान लीजिए d1 साथियों हमारा जीरो है, D2 जीरो है, और D3 जो है साथियों वो हमारा नॉन जीरो है, कम से कम एक नॉन जीरो है, तो क्या बनेगा, तो x क्या बनेगा साथियों, x बनता है d1/d, y बनता है d2/d, और z बनता है साथियों d3/d। सो x d1/d, d1 इज जीरो, जीरो बाय नॉन जीरो गिव्स जीरो, y d2 भी नॉन जीरो है साथियों, जीरो बाय नॉन जीरो गिव्स जीरो, और ये साथियों D3 हमारा नॉन जीरो है, ऊपर में भी नॉन जीरो और नीचे में भी नॉन जीरो, तो ये तो बात बता दिया कि नॉन जीरो मिलेगा, समझ रहे हैं। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आया, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो यही बात साथियों ये मैं आपको समझाना चाहता था कि एटलीस्ट वन एंट्री इज नॉन जीरो, तो जो भी नॉन जीरो एंट्रीज रहेगा वही नॉन जीरो एंट्रीज प्रोवाइड करेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। और सेकेंड केस है साथियों कि अगर हमारे तीनों जीरो आ जाए, डी तो नॉन जीरो है लेकिन D1 D2 D3 अगर साथियों हमारा जीरो है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड जो है वो सब क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। इसको भी समझ लीजिए, डी साथियों नॉन जीरो है लेकिन D1 D2 D3 क्या है, जीरो है। इस केस में क्या होगा, x इक्वल टू d1/d, जीरो बाय नॉन जीरो, y मिलेगा जीरो बाय, मैं उल्टा तो नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक है साथियों, जीरो बाय नॉन जीरो, और z क्या है, जीरो बाय नॉन जीरो। तो ये भी जीरो साथियों, ये भी जीरो, ये भी जीरो। समझ आ रहा है कि एक्स वाई जेड साथियों इस केस में क्या आएगा, तीनों हमारा जीरो आएगा, ठीक है। तो यही लिखा है ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ऑल एंट्री शुड बी जीरो, तो ये आ गया। तो इसको जरूर याद रखेंगे कि इफ d इज नॉन जीरो बट एटलीस्ट वन di इज नॉन जीरो देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन साथियों एग्जिस्ट करेगा। इफ d इज नॉन जीरो बट ऑल di's आर जीरो देन वी आर गेटिंग द ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स व्हाट, इट शुड गिव्स द जीरो सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, तो x इक्वल्स d1/d, y इक्वल्स d2/d और z इक्वल्स d3/d। ये नॉन होमोजीनियस का जब d नॉन जीरो है वो केस है। नाउ कम टू द सेकंड केस। सो व्हाट हैपेंस व्हेन d इक्वल्स टू जीरो। साथियों d इक्वल्स टू जीरो है, अगेन वी आर गेटिंग टू केस हेयर। सो फर्स्ट इफ d इक्वल्स टू जीरो साथियों एंड d1 d2 d3 ऑल आर जीरो, तो साथियों इसके केस में हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलता है। यहाँ पे क्या केस रहेगा, तो साथियों आपको पता है कि x क्या होगा, x y और z जो बनेगा यहाँ पे देखिए d1/d होता है, x क्या होता है d1/d यानी 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म या 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म। जब भी साथियों ऐसा दिखे तो हमेशा याद रखना है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करता है। इस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब है कि साथियों इसको जब सॉल्व करेंगे इस टाइप के सॉल्यूशन को, तो एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी नॉन जीरो। क्या होगा साथियों, एटलीस्ट वन एंट्री मस्ट बी जीरो। और साथियों जो एक्साइज एक्स वाई जेड है वो कहाँ से आएगा, रियल से आएगा और नॉन जीरो। समझ रहे हैं, एटलीस्ट वन, कम से कम एक आएगा। रियल के पास इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस है, सो एक्स वाई और जेड के पास भी इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस होगा, तो इसलिए लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मुझे उम्मीद है समझ पाने में सक्षम होंगे। कंडीशन है इफ d इक्वल्स टू जीरो एंड d1 d2 d3 आर ऑल्सो जीरो देन वी आर गेटिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। रीजन इज वेरी इजी वन,
साथियों इस टाइप का रहेगा। इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा सॉल्यूशन, है ना। सॉल्व करने के बाद जो भी निकलेगा साथियों आपको नो जीरो मिलेगा। और चूंकि ये आपको पता है कि डी जीरो है तो एटलीस्ट वन, कम से कम तो एक ऐसा साथियों नॉन जीरो रोज रहेगा जो एलडी रहेगा, मतलब डिपेंड रहेगा। डिपेंड का मतलब है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होना या एक रो का दूसरे रो पे डिपेंड होना। तो जो ही डिपेंडेंसी रहेगा, तो जो डिपेंड करता है साथियों, है ना, वो जिस पे डिपेंड करता है, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल कम से कम होगा ही। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो फ्री वेरिएबल कहाँ से आ रहा है, रियल से आ रहा है। रियल के पास कितने चॉइसेस हैं, इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस हैं। सो साथियों इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड केस है एटलीस्ट डी तो हमारा जीरो हो सकता साथियों, बट एटलीस्ट वन डी आई इज नॉन जीरो। अच्छा, ये वाला केस आ गया कि एटलीस्ट वन डी आई इज नॉन जीरो। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा आपको अच्छा। मान लिया जाए एक दो जीरो है लेकिन एक नॉन जीरो है, ठीक। तो इसमें साथियों आपको डी जीरो है तो एक्स जो मिलेगा जीरो बाई जीरो मिलेगा, जीरो बाई जीरो मिलेगा। और यहाँ पे देखिए तो बोलिएगा सर ये वाला केस आ रहा है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, ये सबको प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। मान लीजिए साथियों 1/0 ये इन्फिनिटी आता है। इन्फिनिटी इज नॉट द मेंबर ऑफ रियल नंबर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो इन्फिनिटी डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दैट्स वाई इन द फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल, इन द फील्ड ऑफ रियल नंबर इट डज नॉट बिलोंग्स। तो ये बोलेगा कि ये हमारे फील्ड का मेंबर ही नहीं है, इसका मतलब है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये बोला गया नो सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। साथियों अब ये हो गया। साथियों मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चंस आपको रैली में ही काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा चीज़ों को समझने में और एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा। साथियों मैंने तो बनाया तो बहुत है, देखिए इसका सिर्फ शॉर्टकट ही लिखा हुआ है, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कंसिस्टेंसी क्या है क्या नहीं है, नलिटी वलिटी सब कुछ आप बोलेंगे तो साथियों ये मैं आपको PDF बना के फॉरवर्ड कर दूंगा। जैसा भी बोलेंगे आप लोग वैसा मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है जो CSR नेट IIT JEM के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एनी PhD एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों। चलिए साथियों एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं और ये देखिए क्या बोला था। ये साथियों CSR नेट का पेपर है और इसी टाइप के IIT JEE के भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आए हैं। कहता है फॉर विच वैल्यू ऑफ A द गिवन सिस्टम ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म या हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको साथियों ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोलता है एक एक किस वैल्यू के लिए जो सिस्टम है ये हमारा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, यूनिक सॉल्यूशंस देगा या फिर नो सॉल्यूशंस देगा। साथियों मैं चाहता हूं कि आपके पास रियली में ही बहुत अच्छी समझ हो और ये मैं आपको बोल रहा था कि लास्ट टाइम में मेरी कोशिश रहेगी कि एक धमाकेदार साथियों आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाए। साथियों सपोज आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और आप सॉल्यूशन सेट को जल्द रिकॉग्नाइज कर पाने में सक्षम हो, तो ये मैं चाहता हूं कि आपको इसकी समझ हो। मान लीजिए साथियों यहाँ पे हमारा ये जो A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B है वो ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हमको कन्वर्ट करना है रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म या फिर रो रेड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। रो रेड्यूस क्या होता है ना, कि इसका जो पिवोट कॉलम है उसके जो मेंबर हो एग्जैक्टली 1 आ जाना चाहिए, अदरवाइज इसमें नॉन जीरो आना चाहिए और ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। साथियों यहाँ से देखिएगा रो एक्लन फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं A ऑगमेंटेड मैट्रिक्स B को, ठीक है, तो यहाँ पे साथियों जो एंट्री रहेगा वो सब आप रख दें, ठीक है, इसको रख दें। अब किसी भी कॉलम को जरूरी नहीं है कि आपके बॉटम जो रो है उसी पे काम किया जाए, किसी भी रो पे काम कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि बॉटम मैट्रिक्स पे या So my dear friends, this is the options you have in terms of the row reduced echelon form. So if you are reduced to a augmented matrix into the row reduced echelon form or simply the reduced echelon form, then we have these three case study. So if we are getting the bottom points, if the bottom points have the entire entry 0 like 0 0 0 और साथ ही यहाँ का सारा लेफ्ट हैंड साइड का सारा एंट्री 0 हो, राइट हैंड साइड का सारा एंट्री 0 हो, then the system has इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
सो वी आर गेटिंग एग्जैक्टली इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसको बहुत अच्छे से याद रखें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, पेपर में बिल्कुल यहाँ पे रिड्यूस करके डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इफ वी आर गेटिंग एग्जैक्टली द बॉटम रोज ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज जीरो बट राइट हैंड साइड इज नॉन जीरो। साथ में ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो ए मैट्रिक्स है और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का जो बॉटम पॉइंट है आफ्टर रिड्यूसिंग अप टू द रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म और अप टू द एक्लन फॉर्म। साथियों अगर ये हमारा बॉटम जीरो है लेकिन राइट हैंड साइड का नॉन जीरो आता है तो कीप दिस थिंग इन माइंड, सॉल्यूशन नेवर हैव अ सॉल्यूशन। मतलब ये इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और साथियों थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसमें इसका कोई काम नहीं है, आप सिर्फ ये चेक करें कि ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप चेक करें, जहाँ पे भी नॉन जीरो आएगा वो आपको देगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या देगा साथियों? यूनिक सॉल्यूशन। तो इसको जरूर याद रखें। कोई गिवन मैट्रिक्स जो है ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी है नॉन होमोजीनियस सिस्टम का, सबसे पहले रिड्यूस्ड करें रो एक्लन फॉर्म में और चेक करें तीन कंडीशंस। So if the bottom of the LHS is LHS and RHS both are zero, then system provides infinitely many solutions. If the bottom of the left hand side is zero but right hand side is non-zero, provides the no solution. No solution that means what? No real solutions. And साथ में if the determinant of the left hand side A matrix is non-zero, then system has unique solution. It can be trivial, non-trivial. I have already discussed through the Kramer rules, so you must have the very good knowledge. Now we are dealing with the questions. This is very important one for the CSR, UGC, NET, IIT, JEE, GATE or IIT JEE. Question asks, this is already given in terms of the A augmented matrix B, and question asks you what for which value of A the system has infinitely many solutions, no solutions or unique solutions. So just use the formula, just use the साथियों ये देखिए बहुत ये अपने आप में क्या बना के दिया हुआ है साथियों, ये आपको बना के ही दिया हुआ है रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म। सो ज्यादा घबराना है ही नहीं आपको। साथियों यहाँ देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो। ये चाहिए आपको बॉटम रोज, कंप्लीट बॉटम रो शुड बी जीरो फॉर द इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ए स्क्वायर माइनस 9 भी जीरो चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 9 भी जीरो चाहिए और साथ में 2a प्लस 6 भी हमको जीरो चाहिए, 2a प्लस 6 भी जीरो चाहिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू प्लस माइनस 3 साथियों, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 3। सो ए इक्वल टू प्लस माइनस 3, ए इक्वल टू साथियों 3 माइनस 3 और यहाँ से ए का वैल्यू माइनस 3 आया। सो दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन इन बोथ टर्म। सो ए इक्वल टू माइनस 3 इज द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, ए इक्वल टू 3 यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता तो आप चेक करके देखें। यहाँ पे 3 पुट कीजिएगा साथियों, 3 3 जा 9 माइनस 0, सो 0 0 0 तो बन गया 9। लेकिन यहाँ पे देखें 3 2 जा 6 प्लस 6 इज 12, दैट इज नॉन जीरो। ठीक है ना, इसलिए ए इक्वल टू 3 नहीं हो सकता, ए इक्वल टू माइनस 3 होगा। तो सावधानी बहुत जरूरी है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, फॉर द नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस के लिए मैंने बताया साथियों ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, ये नॉन जीरो हो, सॉरी ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो साथियों, और ये हमारा नॉन जीरो हो। क्या होना चाहिए, बॉटम तो हमारा जीरो हो लेकिन लेफ्ट हैंड का, लेकिन राइट हैंड साइड शुड बी नॉन जीरो। तो ये देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी जीरो, बट 2a प्लस 6 माइनस 2a प्लस 6 मस्ट बी नॉन जीरो। तो यहाँ से a इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, a इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम माइनस 3। तो साथ ही यहाँ से देखिए कि a इक्वल्स टू इसके थ्रू आप करेंगे तो 3 भी आ रहा है, माइनस 3 भी आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, a 3 नहीं है, तो ये 3 नहीं है, मतलब ये वाला चीज़ दोनों से हटा देंगे ये वाला चीज़। तो क्या बचेगा साथियों, सॉल्यूशन सेट a इक्वल्स टू 3। सो एट a इक्वल्स टू 3 सिस्टम डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। चेक कर लें, 3 3 जा 9 माइनस 9, तो ये जीरो हो गया, पूरा जीरो है बॉटम रो। यहाँ से 3 पुट करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 6 12 है ना, तो ये हमारा नॉन जीरो, ये तो जीरो, ये नॉन जीरो, समझ रहा है। तो साथियों इस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ए इक्वल टू माइनस 3 पे चेक करते तो ये जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी बॉटम जीरो, यहाँ सर माइनस 3 2 जा 6 प्लस 6, तो ये जीरो आ रहा है। तो इसमें 0 0 0 0, तो ये हमारा ए इक्वल टू माइनस 3 इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लेकिन जब साथियों ए इक्वल टू 3 पुट करते हैं सेकेंड केस में, तो ये तो जीरो है लेकिन ये नॉन जीरो, दैट्स वाई नो सॉल्यूशन। नाउ कम टू द यूनिक सॉल्यूशन। साथियों यूनिक सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है, पीछे इसका आपको डिटर्मिनेंट आपको चेक करना है। ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाना चाहिए, नॉन जीरो हो जाना चाहिए, और कुछ नहीं करना है।
और ये तो अच्छी बात है कि साथियों ये कैसा मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैसा, जब भी आप रो इक्लन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा साथियों, ये वाला चीज जो है 0 बन गया। तो ये क्या है हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट। सो 1 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1, तो यही लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या आएगा साथियों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस शुड बी नन, है ना। डिटर्मिनेंट ये क्या है बाजी में लिखा हुआ है 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9, ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो। 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9, ए इंटू है ना 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस 9, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का साथियों कैसा है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। और दैट इज ए स्क्वायर माइनस 9 मस्ट बी नॉन जीरो, ए स्क्वायर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्लस माइनस 3, या आप इसको ए प्लस 3 ए माइनस 3 करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मस्ट बी नॉन जीरो। सो ए मस्ट बी प्लस माइनस, ये नहीं होना चाहिए, यही बोलता है ए 3 और प्लस 3 और माइनस 3 नहीं होना चाहिए, इसके बियॉन्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको 3 केस स्टडी मैंने समझाया कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों को जीरो, चारों को जीरो करो, नीचे वाले को नो सॉल्यूशन के लिए इसको जीरो, इसको नॉन जीरो करो, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसका डिटर्मिनेंट साथियों नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा लगा आज का वीडियो, क्या आपने कुछ सीखा, आपको कुछ अच्छी समझ में आई कि नहीं आई, और जैसा भी लगे साथियों आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथियों एक क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो करने की कोशिश कीजिएगा साथियों, ये मैंने क्वेश्चंस लिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं और बताना अल्फा और बीटा के किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। साथियों आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करते, यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग लाएंगे इन 1 1 1 2 और अलग फील्ड के ऊपर, फाइनाइट फील्ड के ऊपर, जिस पे आजकल का जो ट्रेंड है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।